तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं बिल्कुल एक अलग टॉपिक के साथ आप लोगों के पास, जिसमें मैं बात करने वाला हूं ईपीएफ से रिलेटेड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के कंट्रीब्यूशंस पे हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे कि एम्प्लॉय कितना ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करता है। जनरली हम इस चीज़ में कन्फ्यूज रहते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे तो आज आपके पास इन सारे सवालों का जवाब होगा। तो बिना समय गंवाए हुए लेट्स स्टार्ट। तो इस पे जाने से पहले कि वो कौन कौन से चार सिनेरियो हैं अलग अलग जहां पे ईपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूशंस एम्प्लॉयर के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन उसको जानने से पहले हमें ये भी जानना आवश्यक है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के तीन अलग अलग हिस्से होते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एंड एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस। यानी पहली बार आप जब ईपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं या किसी कंपनी के एम्प्लॉय बनते हैं जहाँ पे आपका ईपीएफ अकाउंट खोला जाता है, तो आपको उस ईपीएफ अकाउंट में पेंशन का भी प्रावधान है और आपको इंश्योरेंस भी मिलता है। ईपीएस और ईडीएल के लिए हम एक सेपरेट वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज हम फोकस अपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के कॉन्ट्रीब्यूशंस पे रखेंगे। देखिए, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सबसे पहले ये भी जानना होगा कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर किस परसेंटेज में कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी सैलरी का। तो यहाँ पे सैलरी आप लेंगे बेसिक प्लस डीए। इन जनरल 12% बेसिक प्लस डीए का कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ विशेष तरह की कंपनियों में ये 12% की सीमा सिर्फ 10% है। ऐसी कंपनियां जहां पे 20 से कम लोग काम करते हैं, कंपनी सिक डिक्लेयर हो चुकी है, कंपनी के लॉस इसकी नेटवर्थ और से या तो बराबर या उससे ज्यादा हो, या फिर जूट, बीड़ी, ब्रिक, कॉयर और ग्वारगम जैसी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज हो, उसमें यह सीमा 12% की जगह सिर्फ 10% है, बेसिक प्लस डीए। देखिए, एक छोटा सा बदलाव जो हमें साल 2020 में देखने को मिला, क्योंकि जो वो साल था जिसमें हमने काफी तकलीफें झेली, तो ये 12% की जो सीमा है ये घटाकर सभी तरह की कंपनियों के लिए 10% कर दी गई उन 3 महीनों के लिए, मई, जून और जुलाई 2020 के लिए। और उद्देश्य ये था कि टेक होम सैलरी बढ़ जाए एम्प्लॉय की उस परेशानी वाले समय में। सिर्फ 3 महीनों के लिए था, अब ये वापस बैक टू नॉर्मल है, वापस वही 12% पर आ चुका है। बट एट दैट टाइम इट वाज फॉर ऑल काइंड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट फॉर ओनली दोज 3 मंथ्स। देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको यह समझना है कि 15,000 रुपए की सैलरी, इस पूरे वीडियो में जहां भी मैं सैलरी की बात करूंगा तो आप समझेंगे बेसिक प्लस डीए, 15,000 रुपए की सैलरी के ऊपर वाले अमाउंट पर आपको और आपके एम्प्लॉयर को दोनों को कंट्रीब्यूशन करना ऑप्शनल है। For that, I'll take an example in front of you. Let's say your salary is 40,000 rupees, right? अब आपका 12% कंट्रीब्यूशन बनता है 4800, राइट? पर समझने वाली बात यह है कि आप अगर चाहें तो सिर्फ 15,000 रुपए तक ही कंट्रीब्यूट करें। इसके ऊपर करना ऑप्शनल है, लेकिन 15,000 रुपए तक आपको करना ही पड़ेगा। एज एन एम्प्लॉय यू नीड टू डिपॉजिट 1800 रुपीज मिनिमम इन योर ईपीएफ इफ योर सैलरी इज अबव 15,000। यानी 15,000 रुपए से ऊपर आपकी सैलरी है तो आपको मिनिमम 1,800 रुपए तो डालने ही पड़ेंगे अपने ईपीएफ में। उसके ऊपर अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं 48 रुपए मान लीजिए इस केस में, तो ये कहलाएगा फुल पीएफ कंट्रीब्यूशन, राइट? एक बात और समझिए कि आपके एम्प्लॉयर की स्टैट्यूटरी लायबिलिटी भी सिर्फ 15,000 रुपए तक लिमिटेड है। यानी वो भी चाहे तो आपके अकाउंट में सिर्फ 15,000 रुपए के हिसाब से ही 12% डिपॉजिट कराए, क्योंकि 15,000 रुपए से ऊपर के अमाउंट पर डिपॉजिट करना उसके लिए भी ऑप्शनल है। उसकी वैधानिक जिम्मेदारी सिर्फ 15,000 रुपए तक ही सीमित है। एक समय में ये 6,500 हुआ करती थी, लेकिन आज ये 15,000 रुपए है। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि अगर आप अपनी फुल बेसिक प्लस डीए पे कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसे कहते हैं फुल पीएफ कंट्रीब्यूशन। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हम समझेंगे वो ये है कि एम्प्लॉय भी 12% डाल रहा है, एम्प्लॉयर भी 12% डाल रहा है, लेकिन क्या एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का पैसा दोनों एक जगह जा रहा है? जवाब है नहीं। एम्प्लॉय का 12% पूरा का पूरा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जाता है, जिसे आप ईपीएफ के नाम से जानते हैं। लेकिन एम्प्लॉयर के पैसे के दो टुकड़े होते हैं। 8.33% आउट ऑफ दैट 12% गोज टू ईपीएस, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, एंड 3.67% जाता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। यानी आपको ये समझ में आया होगा कि आपके 12% का पूरा ईपीएफ में जाता है, लेकिन एम्प्लॉयर के 12% में से
बड़ा हिस्सा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की तरफ जा रहा है। 3.67% पैसा ही सिर्फ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जाता है, यानी पूरा का पूरा पैसा एम्प्लॉयर ईपीएफ में नहीं बल्कि दो टुकड़ों में ईपीएस प्लस ईपीएफ में बढ़ जाता है। एक बात और समझिए कि सैलरी चाहे कुछ भी हो, ईपीएस में कंट्रीब्यूशन आपका एम्प्लॉयर मैक्सिमम कैप करके रखता है, यानी आपकी सैलरी चाहे कुछ भी हो, वो आपके एम्प्लॉय पेंशन स्कीम वाला जो अकाउंट है उसमें इसको वो राउंड ऑफ करता है और मैक्सिमम 1250 रुपए जमा कराता है। और इसी वजह से एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के कॉन्ट्रीब्यूशंस बदल जाते हैं, जो हम आगे पता करेंगे, आगे हम सीखेंगे। यानी 1250 रुपए तक वो मैक्सिमम कैप कर देता है। मैं यहाँ एग्जाम्पल लेता हूं, मान लीजिए आपकी अगर सैलरी 40,000 रुपए है तो भी वो ईपीएस में 1250 रुपए डालेगा। आपकी सैलरी 15,000 रुपए है तो भी वो ईपीएस में 1250 रुपए ही डालेगा। लेकिन इन दोनों सिचुएशन में आपके ईपीएफ के कंट्रीब्यूशन बदल सकते हैं, लेकिन ईपीएस में वो 1250 रुपए से ऊपर नहीं डाले, इररेस्पेक्टिव ऑफ सैलरी यू अर्न। यानी आप कितना भी आपका बेसिक प्लस डीए हो, आपका एम्प्लॉयर आपके ईपीएस अकाउंट में 1250 रुपए से ऊपर नहीं डालेगा। और प्लीज ध्यान दीजिए, यही एक रीजन है जिसकी वजह से आपकी ईपीएफ के कॉन्ट्रीब्यूशंस बदल जाते हैं। तो आइए बात करते हैं सिनेरियो 1 की, जहां मैंने सैलरी का एग्जांपल लिया है 20,000 रुपया पर मंथ। तो जनरली मान लीजिए एम्प्लॉय इस पे अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देता है, 12% 2400 रुपया हो गया। ये पूरा का पूरा 2400 रुपया एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की तरफ जाएगा। लेकिन एम्प्लॉयर कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, अब हम ये जानते हैं। इन जनरल एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों सेम कंट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशंस मैच करता है अपने एम्प्लॉय के साथ। अब वो कैसे मैच करता है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, कैपिंग उसने रखी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की कि सैलरी कुछ भी हो, मैं आपके अकाउंट में इतना ही पैसा डालूंगा, जिसे वो राउंड ऑफ करता है 1250 रुपए करके। और आपने पासबुक में इन जनरल ये फिगर देखा भी होगा। तो 1250 रुपए की कैपिंग उसने कर दी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में। अब वो क्या करता है कि जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, उसमें से वो बेसिकली एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का जो मैक्सिमम कैपिंग अमाउंट है उसे वो माइनस कर देता है। और हम ये बात कर रहे हैं जहां पे सैलरी 15,000 या उससे ऊपर है। तो 1250 रुपए उसने ईपीएस में डाल दिए, रिमेनिंग जो पैसा बचेगा वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में डाल देगा। देखिए, 2400 रुपए में से उसने ईपीएस का कंट्रीब्यूशन माइनस कर दिया। ये सब दोनों फिगर थोड़े राउंड ऑफ हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये बेसिकली 1150 हो जाएगा राउंड ऑफ करके, और यहाँ पे बेसिकली ये 1250 है। तो 1250 प्लस 1150, अल्टीमेटली ये फिगर वही 2400 रुपए आ जाएगा। और इसने अपना कंट्रीब्यूशन अपने एम्प्लॉय के साथ मैच करवा दिया। इस कैपिंग की वजह से ये बेसिकली रिमेनिंग जो पैसा बचता है इस कैपिंग के ऊपर एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन का, वो बेसिकली वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में डाल देता है। और इसीलिए वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन मैच कर जाते हैं। जनरली कंपनीज इसी तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं, जो भी बड़ी कंपनीज हैं। एक एग्जाम्पल इसे समझने के लिए और लेते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी बेसिक प्लस दिए 30,000 रुपए है, 12% यानी 3600 रुपए आपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर दिए। अब एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉयर के पास वही कैपिंग है 1250 रुपए की ईपीएस में डालने की। तो ईपीएस में डालने की 1250 रुपए कैपिंग है, तो अल्टीमेटली 3600 में से जितने आपने ईपीएस में डाल दिए हैं वो बच गए, जो पैसे कहाँ जाएंगे एम्प्लॉयर के एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। क्योंकि एम्प्लॉय के 3600 रुपए के साथ एम्प्लॉयर को मैच करना है, तो 1250 तो ऑलरेडी ईपीएस में डाल ही चुका है, तो रिमेनिंग पैसा वो डाल देगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में। तो देखिए, 3600 रुपए में से 1250 रुपए वो घटा देगा, तो अल्टीमेटली ये बच जाएंगे 2350 रुपए। तो 1250 प्लस 2350, अल्टीमेटली ये अकाउंट बन जाता है 3600 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉयर। तो इस तरीके से बेसिकली एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के साथ अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को मैच करता है। तो इस केस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन मैच कर जाएगा। देखिए, एक और सिचुएशन लेते हैं जहां पे सैलरी है 20,000 रुपया पर मंथ। एम्प्लॉय ने वही 20,000 रुपए के हिसाब से अपना फुल कॉन्ट्रीब्यूशन अपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में दे दिया। जहां तक अभी तक हमने समझा, हम ये समझ चुके हैं कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में सैलरी कुछ भी हो, 1250 रुपए के ऊपर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा आपका एम्प्लॉयर। लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन अराइज हो सकती है कि आपके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में भी
वो आपका कंट्रीब्यूशन 15,000 रुपए तक की सैलरी पर ही करे। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ये उसके लिए ऑप्शनल है। तो ये एक और तरीका हो सकता है। जनरली ये फिगर आपने आपकी पासबुक में 550 रुपए देखा है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी सैलरी कुछ भी हो, आपका एम्प्लॉयर चाहे तो आपके ईपीएस और आपके ईपीएफ की कंट्रीब्यूशंस को 15,000 रुपए तक की सैलरी पे ही लिमिटेड रख सकता है। और ये वो सिचुएशन होगी जहां पे आपके कंट्रीब्यूशन और आपके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मैच नहीं करेगा, क्योंकि आप अपनी फुल सैलरी पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आपका एम्प्लॉयर सिर्फ 15,000 रुपए तक की सैलरी पे ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक और चीज समझते हैं। सिनेरियो 3, मान लीजिए सैलरी है 20,000 रुपया पर मंथ, राइट? पर यहाँ पे एम्प्लॉय चाहे तो वो अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को सिर्फ 15,000 रुपए तक ही लिमिट रख सकता है। बाकी के 5,000 रुपए पे ऊपर कंट्रीब्यूट करना उसके लिए भी ऑप्शनल है। ये 1,800 रुपया उसका पूरा का पूरा ईपीएफ में चला जाएगा। और सेम सिचुएशन एम्प्लॉयर की भी है कि वो भी अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को 15,000 रुपए तक ही लिमिट रखता है। तो ये बेसिकली वही सिचुएशन हो गई कि वो सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए तक एम्प्लॉय भी डाल रहा है और 15,000 रुपए तक ही एम्प्लॉयर भी डाल रहा है। तो ये एक तरीका और हो सकता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन करने का अपने प्रोविडेंट फंड में, अकाउंट में। एक और सिनेरियो है, यहाँ पे भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशंस मैच करेंगे क्योंकि दोनों ही 15,000 रुपए तक की लिमिट पे पैसा डाल रहे हैं। मान लीजिए सैलरी ही आपकी 10,000 रुपए पर मंथ है, यानी 15,000 रुपए से नीचे है। तो 15,000 रुपए तक की सैलरी पे तो कॉन्ट्रीब्यूशंस करना अनिवार्य है। तो इसका मतलब एम्प्लॉय 10,000 का 12% मिलाएगा और वो अमाउंट ईपीएफ में जाएगा, और एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन करेगा ईपीएस का, वो एक्चुअल पे करेगा क्योंकि सैलरी अब 15,000 रुपए के नीचे है। तो जितनी भी सैलरी है उसका 8.33 ईपीएस में जाएगा और उसका 3.67% ईपीएफ में जाएगा, क्योंकि ऑप्शनल करने की लिमिट 15,000 के ऊपर चालू होती है, 15,000 के नीचे नहीं। तो 15,000 के नीचे अगर सैलरी है तो वो एक्चुअल सैलरी पे ही ईपीएस और ईपीएफ के कंट्रीब्यूशन आपका एम्प्लॉयर करेगा। और ये भी वो सिचुएशन है जहां एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन आपस में मैच करेंगे, क्योंकि वही 12% एम्प्लॉय डाल रहा है और वही 12% एम्प्लॉयर भी डाल रहा है, अगर इन दोनों को आप टोटल कर दें। तो ये तरीके थे जैसे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करते हैं। एक और चीज समझिए, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के एडमिन चार्जेस भी होते हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। लेकिन देना किसको पड़ता है? सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर को। यानी एम्प्लॉय की जेब से कुछ नहीं जाता है, एम्प्लॉयर को ही देना पड़ता है। और वो देना कितना पड़ता है कि अगर आप सैलरी 15,000 रुपए तक ही अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयर, तो 15,000 रुपए का आधा परसेंट ईपीएफ एडमिन में और 15,000 रुपए का आधा परसेंट ईडीएलआई में। ये पर मंथ एक्सपेंसेस हैं, ये एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। और अगर मान लीजिए फुल सैलरी पे कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयर, तो फुल सैलरी का आधा आधा परसेंट ईपीएफ एडमिन में और ईडीएलआई के एक्सपेंस के हिसाब से उसे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हो सकता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो क्योंकि ये आपकी जेब से नहीं जा रहा है, लेकिन ये खर्चा आपका एम्प्लॉयर आपके लिए ही अल्टीमेटली कर रहा है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड का एडमिनिस्ट्रेशन भी कराना है और आपको इंश्योरेंस भी देना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो के बाद आपकी नॉलेज थोड़ी बहुत भी बढ़ी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।